मोबाइल टावर को लेकर के थोड़ी सी परेशानी जो है सरकार को आ रही थी, तो किस तरह एक भ्रांति देश में फैली हुई थी, जिसको दूर करने के लिए हमने जागरूकता का भी कार्यक्रम चलाया देश के बड़े शहरों में, और काफ़ी हद तक उसमें हम सफल भी रहे। तरंग संचार नाम का एक पोर्टल 2 मई को लॉन्च हुआ था, आप खुद थे उसमें। तो अब देश का कोई भी नागरिक किस टावर से कितना रेडिएशन हो रहा है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। और ये भी व्यवस्था कर दी है कि कोई व्यक्ति चाहे उसके घर में या किसी पर्टिकुलर एरिया में रेडिएशन का लेवल क्या है जानना, तो 4,000 रुपया जमा करे मंत्रालय में, टर्म की हमारी फील्ड यूनिट के ऑफिसर्स जा करके जांच करेंगे, आपके सामने जांच करेंगे और ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट देंगे। तो इससे भ्रम का निवारण भी हुआ है, सुविधा भी हुई है। सरकारी भवनों को हमने दिया कि आप यहाँ लगाइए टावर। अभी डिफेंस मंत्रालय कैबिनेट में एक प्रस्ताव लेकर के आ रहा है कि डिफेंस लाइन कंटोनमेंट खासतौर से दिल्ली, तो वहाँ भी टावर लगाने की अनुमति हमें मिलने जा रही है। RAW रूल्स हमने लागू किए, तो इसके कारण भी इसमें सुधार आया है। और नीतिगत फैसले हमने कई किए, हार्मोनाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ट्रेडिंग ऑफ स्पेक्ट्रम। इन फैसलों के कारण स्पेक्ट्रम का मैक्सिमम यूज़ हम कर रहे हैं। और एक जो शिकायत थी कि स्पेक्ट्रम की कमी है, तो पिछले ऑक्शन के बाद वो शिकायत भी अब ख़त्म हो गई। एक बड़ी चीज़ है कि आपके पास जो अब 2 सरकारी PSUs हैं, BSNL, MTNL। BSNL की हालत में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन MTNL की हालत पहले से ज़्यादा गड़बड़ हुई है। बीच में बात विचित भी ये भी चल रही थी कि दोनों कंपनियों का मर्जर होगा, उसका स्टेटस क्या है? क्या आपको लगता है मर्जर करने की ज़रूरत है, या दोनों कंपनियाँ ठीक चल रही हैं, रिवाइव कर सकती हैं अभी? ये मर्जर का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, नंबर 1। BSNL की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल करीब 3880 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था BSNL को। इस साल जो संकेत मिल रहे हैं इससे थोड़ा हम ज़्यादा ही जाएंगे, तो BSNL ठीक रास्ते पर जा रहा है। और मैं समझता हूं कि अब वो नेटवर्क में अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो BSNL मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में और बेहतर होने जा रहा है। मार्केट शेयर भी देखें तो पिछले 1 वर्ष में मैं कह सकता हूं कि करीब 1.5% मार्केट शेयर भी BSNL का बढ़ा है। तो एक अपवर्ड ट्रेंड BSNL का दिखा है। MTNL में गिरावट आई है मैं नहीं मानता हूं। अभी दिल्ली और मुंबई में काफ़ी BTS MTNL लगा रहा है, करीब 193 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल हालत थोड़ी सी कंपनी की अच्छी नहीं है, तो आपको लगता नहीं है कि थोड़ा सा 193 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसने किया है अपने स्ट्रक्चर के लिए और नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए। लेकिन ये सच है कि MTNL की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हम विचार कर रहे हैं कि कैसे MTNL को इससे बाहर निकालें। तो कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान जो है वो तैयार किया है आप लोगों ने कि किस तरह से निकालना है, या कोई? अभी स्ट्रक्चर प्लान तो हमारे पास नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर प्लान बन जाएगा, उस दिशा में काम हो रहा है। इसके अलावा जो टेलीकॉम ऑपरेटर TRAI है, उसने आपसे पावर मांगी थी कि हमें और पावर दीजिए ताकि हम पेनल्टी की लगा सके टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर। हम कॉल ड्रॉप अगर होता है तो हम टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर जुर्माना लगाने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। तो उसको लेकर के काफ़ी लंबे समय से विचार मंत्रालय के सामने पेंडिंग है। कब तक उसके ऊपर मान के चलेगी फैसला करेंगे? के लगातार हम संपर्क में हैं और ट्राई की रिकमेंडेशंस मंत्रालय में विचाराधीन है। मुझे लगता है कि उस पर फैसला हम करेंगे। इसके अलावा एक GST लागू होने वाला है 1 जुलाई से, और सबसे बड़ी बात है कि टेलीकॉम जो सर्विसेज हैं उसको 18% के दायरे में जो है रखा गया है। मोबाइल के दरों के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे। तो उससे लगता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है अभी, या जो सही चल रहा है, जो वित्त मंत्रालय की तरफ से निर्देश आए हैं वो ठीक है? इन लोगों ने वित्त मंत्री जी को मिलकर के आग्रह किया है और GST काउंसिल के बिना कोई फैसला होना, जो संविधान संशोधन हुआ है, मुझे लगता है कि कठिन है। अभी तक 14% तो ये लोग दे ही रहे थे, 15%, 18% का स्लैब, नियरेस्ट स्लैब था, उसमें रखा गया है। उसका विश्लेषण हम कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि कोई इसका दुष्प्रभाव पड़ने वाला है टेलीफोन की दरों पर या कंपनियों पर। तो आप प्रपोजल आप देंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि इस पर दोबारा से विचार करें? मैंने कहा कि अभी विश्लेषण हम कर रहे हैं और अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कोई दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। एक बार विचार हो जाए फिर हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा मंत्रालय है आपके पास जुड़ा हुआ, जो कि पोस्ट विभाग है, जिसको लेकर के आपने काफ़ी कोशिशें जो हैं वो भी की हैं। और पोस्टल पेमेंट बैंक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि उसको बनाना है, उसको फैलाना है, उसको लेकर के क्या प्रोग्रेस है? मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिले चल रहा है वो प्रोसेस सारा। उसमें वो डिले चल रहा है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ।
दो रांची और रायपुर में 2 ब्रांचेज खुल गई हैं। ये सच है कि उसमें टेक्नोलॉजी में हमने पंजाब नेशनल बैंक से सहयोग लिया है, और बाकी जो काम है उसके सीईओ की नियुक्ति ये सब फैसले कैबिनेट कमेटी एंड अपॉइंटमेंट ने कर लिए हैं, और विज्ञापन भी हमने निकाल दिए हैं। लोगों को ट्रेनिंग देना भी हमने शुरू कर दिया है। जहाँ जहाँ पोस्ट पेमेंट बैंक बनना है जिन पोस्ट ऑफिस में, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम खड़ा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी वाले सॉफ्टवेयर का टेंडर भी हो गया है, जिसका इवेलुएशन करके और वो निगोशिएशन वगैरह का काम हो रहा है। तो एक बार वो तय हो जाए, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो प्रक्रिया हम पूरी करें। तो मुझे लगता है कि जो समय सीमा निर्धारित है उसके भीतर हम सितंबर तक कहा था कि आपने शायद 650 ब्रांचेज जो है उसको जोड़ लेंगे, तो लग रहा है कि 650 ब्रांचेज नहीं तो उससे थोड़ी सी कम भी हो जाए, 100-200 हो जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि 100-200 होंगे। अगर ये मामला हम अगले हफ्ते 10 दिन में कर लेंगे तो मैं मानता हूं कि लगभग 650 पोस्ट पेमेंट बैंक खुल जाएंगे। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियों को पोस्टल के साथ जोड़ने की आपके काम चल रहा था, उसको लेकर के क्या प्रोग्रेस है, कहाँ को बात बढ़ी? काफ़ी ई कॉमर्स की काफ़ी कंपनियां साथ जुड़ गई हैं, और ई कॉमर्स का अच्छा बिजनेस डिपार्टमेंट अब पोस्ट कर रहा है, और 1000 से ज़्यादा कंपनियों के साथ पोस्ट ऑफिस काम कर रहा है देश भर में, और अच्छी प्रगति हुई है। इसके अलावा एक आप महत्वपूर्ण मंत्रालय आपके पास रेलवे को लेकर के बीच में काफ़ी सारे सवाल उठते रहे हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। आप किस तरह से कहेंगे कि उसके सवाल जो है वो सब रेलवे जो है सुरक्षा पर पूरा ध्यान जो है वो दे पा रही है या नहीं दे पा रही? ये सुरक्षा एक ऐसा प्रश्न है जो केवल रेलवे से नहीं जुड़ा है। आप सबको पता, आपको विशेष रूप से पता है कि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। हाँ, आरपीएफ है, आरपीएफ की कुछ जिम्मेदारियां हैं, रेलवे संपत्ति। मैं एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ, काफ़ी सारे एक्सीडेंट बीच में हुए। आ रहा हूँ। तो रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करना, दूसरा सेफ्टी सिक्योरिटी, ये जो विषय है, पिछले दिनों कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। कुछ जगह जो संकेत मिले, एनआईए और सीबीआई भी जांच कर रही है, लेकिन ये सच है कि वो दुर्घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण थीं, और इसीलिए इस बजट में वित्त मंत्री जी ने स्पेशल सेफ्टी फंड बनाने की बात कही है। तो ट्रैक का रिन्यूअल टाइम से हो जाए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हमारे पास पूरे रहें, और दुनिया भर में जो टेक्नोलॉजी आई है, ऐसी मशीनें आ गई हैं कि जिनके माध्यम से हम ट्रैक के बारे में जानकारी कर सकते हैं। इवन गाड़ी में भी लोको पायलट या इंजन में भी ऐसी मशीनें रखी जा सकती हैं जिसके बारे में पता। तो उस दिशा में भी प्रयास काफ़ी तेज हुआ है, और एक सुरक्षित यात्रा लोग करें, इस दिशा में भारतीय रेल सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में काम कर रही है। जो फंड बनाने की आपने बात की, आपको लगता है कि इससे थोड़े जो भोक्ता है, जो यात्री है, उसके ऊपर, उसकी जेब के ऊपर किसी तरह का बोझ जो है वो पड़ेगा? क्योंकि बहुत टाइम से बात चल रही है कि किराए बढ़ेंगे, रेलवे के किराए बढ़ेंगे, और हम जहाँ तक हमें सुनने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इसको मंजूरी जो है मिल गई है किराया बढ़ाने को। तो हम देख सकते हैं किराया जो है। अब मुझे जानकारी नहीं कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने क्या मंजूरी दी है, आप लोगों को थोड़ा जानकारी रहती होगी, लेकिन एक अगर ईमानदारी से विचार करें तो रेलवे का जो प्रति किलोमीटर एक यात्री पर खर्चा है, उससे काफ़ी कम किराया रेलवे वसूलती है। और जिस तरह की चीज़ें, नेटवर्क का एक्सपेंशन जिस तरह से हो रहा है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट जिस तरह से हो रहा है, तो बेहतर सेवा के लिए मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेट को देखें तो मैक्सिमम जितना माल भाड़ा हो सकता था वहाँ तक रेलवे जा सकती है, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि हमने उसमें अपना शेयर भी हमारा कम हुआ। तो इन दोनों का बैलेंस सरकार विचार करके ही फैसला लेती है, लेकिन जनता का विचार सर्वोपरि है। रेलवे भी बची रहे और सुरक्षित चले, ये भी सरकार के विचार में है। तो आप स्पष्ट कीजिए पहले तो कि क्या किराए बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम से प्रस्ताव चल रहा है कि हाँ जी बढ़ेंगे। केवल एक बात कही है कि ये सच है कि यात्री पर जो रेलवे खर्च कर रही है लगभग 47 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर, और 32 पैसे हम वसूल रहे हैं। क्रॉस सब्सिडाइजेशन है, फ्रेट
का जो रेट है वो काफ़ी बढ़ गया है, उस वही हमारे कमाई का मूल स्रोत था। तो दोनों और जनता पर भी बोझ न पड़े, जनता जितना बर्दाश्त कर सकती है उतना ही बोझ उस पर दिया है। दोनों के बीच कैसे तालमेल बैठाया जाए, सरकार का ये काम है और वही रेल मंत्रालय करेगा। ठीक है सर, जी बेटा से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।